नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री अन्न योजना को 3 महीने तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। मार्च 2022 के लिए लागू की गई योजना अब मई तक जारी रहने वाली है। इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये सरकार बनने के बाद पहला निर्णय है। अगले 3 और महीने तक खाद्यान्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के साथ साथ दाल, नमक, चीनी, ये तमाम चीजें मिलती रहेंगी। योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी। आपको बता दें कि अब भाजपा की जीत में मुफ्त राशन की इस योजना का जबरदस्त इंपैक्ट रहा है और इसी इंपैक्ट के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को इस निर्णय की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मनोनीत प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधानसभा सदस्य भाजपा के रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलवा दी। राजभवन में रमापति शास्त्री के इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रमापति शास्त्री 8वीं बार विधायक होकर 18वीं विधानसभा में विधायक निर्वाचित हुए हैं। सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक होने के कारण राज्यपाल ने उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था और आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रमापति शास्त्री को शपथ दिलाई है। अब रमापति शास्त्री 28 या फिर 29 मार्च को विधान भवन में नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रमापति शास्त्री के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठ विधायकों भाजपा के सुरेश कुमार खन्ना, जय प्रताप सिंह, फतेह बहादुर सिंह और रामपाल वर्मा के साथ ही समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे को भी प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सपा विधान मंडल का नेता चुन लिया गया है। आपको बता दें, इसके साथ ही तय हो गया कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की है। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्वरित प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा में यूपी की जनता के मुद्दे उठाएंगे। लखनऊ में हुए विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई है। बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। सपा के नेताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत अभिनंदन किया। विधायक दल के नेताओं का प्रस्ताव अवधेश प्रसाद ने रखा, जिसका अनुमोदन आलम बदी ने किया है। विधायक दल की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। विधानमंडल दल का नेता भी सर्वसम्मत से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ही चुना गया है और उनको सर्वसम्मत से बधाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सभी विपक्षी पार्टियां अपनी गलती समझने के लिए समीक्षा करने लगी हैं। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने
एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में आरएलडी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ कई पहलुओं पर चर्चा करी है। साथ ही आगे के सियासी समीकरणों को साधने के लिए भी रणनीति तैयार हुई। बैठक में मौजूद विधायकों ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना विधायक दल का नेता चुना। तो वहीं जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने बताया कि उन्होंने हार के कारणों को जानने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। राजधानी लखनऊ में आज सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नई सरकार गठन होने के बाद जश्न का माहौल है, तो वहीं सपा गठबंधन में इस समय विधायक दल का बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी में आज विधायक दल की बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं आरएलडी में भी आज जयंत चौधरी पहुंचे हैं। आइए जयंत चौधरी से ही खास बातचीत करते हैं। जयंत जी, आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का बैठक, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी से, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, 33 सीटें आपको मिली। थी, हमारे इश्यूज भी थे, लेकिन परिणाम नहीं निकल पाए और उसे बेहतर समझने के लिए हमने एक समिति का गठन किया है। 3 सदस्यीय समिति है, वो उन जिलों का दौरा करेगी, कार्यकर्ताओं से मिलेगी, उन उम्मीदवारों के साथ अलग बैठेगी ताकि आगे हम सुधार कर पाए। क्या ये भी एक सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं सपा गठबंधन जो है वो फेल साबित हो रहा है? फेल नहीं हुआ, वोट परसेंटेज बढ़ गया। 26 लाख वोट हैं कि नौजवान निकल के आए, हमारे पक्ष में उन्होंने मतदान किया है और कई नए कार्यकर्ता पैदा हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो क्षेत्र है जहां पे आरएलडी एक परंपरागत रूप से देखा जाए तो मजबूत देखी जाती है। लगातार आपकी पकड़ भी वहां मजबूत रही, लेकिन तमाम ऐसे जिले हैं, आगरा ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, बुलंदशहर ले लीजिए, या फिर आप नोएडा को ले लीजिए, ये तमाम ऐसे, बागपत भी है उसमें शामिल, ये तमाम ऐसे यहाँ के सीट है जहाँ पे आपने जीत नहीं दर्ज कर पाई। क्या आपको लगता है कि कहाँ कमियां रह गई? बागपत लोकसभा के 2 सीट हम जीते हैं और 1 सीट बहुत ही कम मार्जिन से, मतलब 80 या कितना मार्जिन था, 82-83 ऐसी वोटों से हारे हैं बड़ौत। बागपत भी चंद हजार वोटों से हार गए, तो इसे हार भी नहीं कहा जा सकता। इसमें किसी को आप दोष भी नहीं दे सकते कि 90,000 1-1 लाख वोट लेकर भी अगर कोई विधायक नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं उसकी बुरी किस्मत है। आप मानते हैं कि किसान नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से खुश है, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन के मुद्दे उठ रहे थे, जाट आंदोलन के मुद्दे उठ रहे थे। तो कूद के जो है बहुत मस्ती में है, क्योंकि उसकी तो आय नहीं हो गई, आय तंज कस रहे हैं। बिल्कुल तंज कस रहा हूँ। किसान को तो पता है उसकी क्या स्थिति है। अगर मैं तंज कस रहा हूँ वो समझ जाएगा कि मैं तंज कस रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो यही बता रहे हैं। बढ़ गया है। केसीसी पे जो उनको फायदा मिलना चाहिए वो भी सरकार, अब चर्चाएं चल रही है, सरकार उसे भी हटाना चाहती है। गन्ना के किसानों की अपनी समस्या है, आलू के किसानों की अपनी समस्या है, कहीं धान की खरीद नहीं होती है हमारे यहाँ यूपी में, क्रय केंद्र नहीं बन पाते। तो ये समस्या, इन समस्याओं को लेकर हम चलेंगे। तो आगे का क्या रणनीति है? यही रणनीति है, संगठन में नए लोगों को जोड़ा जाए, यूथ और महिलाओं को हम हर स्तर पे संगठन में ज्यादा जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि एक तरह से ये न्यू इंडिया और न्यू यूपी की बात कर रहे हैं, हम न्यू आरएलडी का गठन करेंगे। धन्यवाद। ये थे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, नई सरकार का गठन हो गया, शुभकामनाएं हैं, साथ ही हार जीत तो सियासत में लगी रहती है, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो लगातार यूथों को बढ़ावा दे रही है। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो इस बीच जालौन से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जालौन से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट, हादसे में बाल बाल बचे योगेश मौर्य। पीताम्बरा माता के दर्शन करने जा रहे थे योगेश मौर्य। घटनास्थल पर कालपी पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए योगेश मौर्य जा रहे थे, लेकिन बड़े हादसे से बच गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिव्यांशु, हमारे जालौन से संवाददाता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ में फोन लाइन पर। दिव्यांशु, क्या कुछ अपडेट है, कैसे यह हादसा पेश आया और अभी उनकी स्थिति कैसी है योगेश मौर्य की? जी, अभी जो है हाल फिलहाल में जो सूचना मिल रही है उसमें देखा जा रहा है कि जो एक फॉर्च्यूनर से थे वो अपने, उसमें ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हुई है। इसमें ट्रैक्टर के कच्चे उड़ गए हैं
और सीएम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं जो योगेश कुमार मौर्य, उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन गनीमत रही कि हादसा तो काफी जोरदार था, लेकिन वो सही सलामत है। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ये पूरा जो वाकया है वो कालपी कोतवाली के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिव्यांश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी को जीत नहीं मिली हो, लेकिन इस चुनाव में सपा के विधायकों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ। तो वहीं आज लखनऊ स्थित सपा दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, लेकिन बैठक में शिवपाल यादव नदारद शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में जब जनता टीवी ने शिवपाल यादव से बातचीत करी तो उन्होंने कहा, मुझे बैठक के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई। पार्टी की शपथ ग्रहण के बाद आज समाजवादी पार्टी में विधानमंडल की बैठक चल रही है। शिवपाल यादव हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। सर, क्या वजह है बैठक चल रही है आज, किसके नाम को लेकर ज्यादा चर्चा है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? समाजवादी पार्टी का मैं विधायक हूँ। सुना है विधानमंडल दल की बैठक चल रही है और 2 दिन से मैं इसलिए रुका था कि विधानमंडल की बैठक है, उसमें रहना होगा, लेकिन हमें विधानमंडल दल के मीटिंग की कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो इसलिए मैं विधानमंडल दल की बैठक में नहीं जा रहा। चर्चा थी कि आपको बनाया जाएगा, तो क्या फिर अभी थोड़ा सा विराम लगा है इस मुद्दे पर? इस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने समझे और विधानमंडल दल के सदस्य जाने। जब मुझे बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या समझूं। अभी चुनाव हुए, क्या वजह लगती है, किस वजह से इतना जो नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को? सारे बड़े नेता भी शामिल हो गए थे उसके बावजूद। अब इस पर हम अभी कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसकी राष्ट्रीय नेतृत्व समीक्षा करे। शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा? अब ये तो समय बताएगा, अभी तो कुछ नहीं है उस पर हमें बात करनी है। से बात करेंगे तो शिवपाल यादव जी, इनका कहना है कि इनको न्योता नहीं दिया गया है, ना इनसे कहा गया है, तो अभी फिलहाल ये इस बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। तो उखड़े उखड़े से सरकार नजर आते हैं और पार्टी की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल बैठक करने वाले हैं। सुबह 10 बजे की बैठक हो सकती है, पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बीएसपी की विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर बैठक। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर मायावती मंथन करेंगी। मायावती संगठन में बड़ा फेरबदल भी इसी दौरान कर सकती है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। बीएसपी दल को से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें मायावती बसपा सुप्रीमो माफ कीजिएगा मायावती कल बड़ी बैठक सुबह 10 बजे लेंगी, जिसमें संगठन के तमाम लोग मौजूद होंगे और इसी दौरान संगठन में बड़ा फेरबदल भी सामने आ सकता है। वहीं देहरादून 29 मार्च से 3 दिवसीय सत्र को लेकर अधिसूचना जारी होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत 2022-23 के लिए सरकार अनुपूरक बजट लेकर आएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2022-23 के लिए सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। 29 मार्च से 3 दिवसीय सत्र को लेकर ये जानकारी, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी और सत्र की शुरुआत में ही अनुपूरक बजट रखा जा सकता है। 29 मार्च से 3 दिवसीय सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात, बड़ा तथ्य जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि सरकार 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अनुपूरक बजट की सूचना मिल रही है कि सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो अभी सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो अप्रैल 1 तारीख से होगी, जब प्रदेश को नया बजट देना होगा। तो उससे पहले 3 दिवसीय अनुपूरक बजट इसको कह सकते हैं, जिसकी अधिसूचना आज जारी की गई है विधानसभा सचिवालय की तरफ से।
29 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगा। 3 दिवसीय सत्र को रखा गया है। 29 मार्च को इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो 30 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा और उसी दिन सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल रही है सरकार केवल 3 से 4 महीने का ये बजट लेकर आ रही है। जो पूर्ण सत्र होगा, जिसको बजट सत्र कह सकते हैं, वो जुलाई माह में आयोजित करने की एक तैयारी सरकार की तरफ से जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। तो ऐसे में 3 दिवसीय सत्र होगा 29, 30 और 31 मार्च को। 31 मार्च को इसमें जो अंतिम दिन है अभी तक का, उसके अनुसार इसमें बजट की कार्रवाई को पास किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजीत अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार के गठन होने के बाद अब 5वीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद पर पहली बार महिला स्पीकर को चुना गया है। अध्यक्ष पद पर ऋतु खंडूरी को पहली महिला स्पीकर के तौर पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से विधायक सभा अध्यक्ष के पद पर अब तक पुरुष ही काबिज रहे हैं, लिहाजा पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ जब किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष पद संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ये बता दें कि ऋतु खंडूरी मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल राधावल्लभपुरम गांव की रहने वाली हैं। ऋतु खंडूरी का जन्म 29 जनवरी 1965 में एक फौजी परिवार में हुआ। खंडूरी के फौज में होने के कारण उनकी पढ़ाई भी पिता की पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग जगहों पर होती रही। उन्होंने मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप पहले सब मीडिया बंधु का करती हूँ कि आप यहाँ पर रहे हैं और सही मायने में आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, लेकिन मैं विधायक भी तो गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा रखते हुए विधायिका का भी अपना काम करूंगी और साथ ही साथ बहनों को किस तरह से और सशक्त मजबूत किया जाए उस पर भी कार्य करूंगी। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आगे उन्हें सभी नियमों के तहत विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करना होगा। सीएम ने इसके लिए ऋतु खंडूरी भूषण को भी बधाई दी है। भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको सब। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार ऋतु खंडूरी को अध्यक्ष पद पर चुनकर ये इतिहास बनाया गया है कि उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करने वाली हैं। साथ ही पहले भी भाजपा की ओर से सबसे कम उम्र के प्रकाश पंत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऋतु खंडूरी को पहली बार विधानसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ऋतु भूषण खंडूरी जो हमारी अध्यक्षा सर्वसम्मति से चुनी गई, उनको सरकार की ओर से और अपनी ओर से पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि वो एक अनुभवी भी हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, पढ़ी लिखी हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमने 3 इतिहास रचे हैं। पहला इतिहास तब रचा था उत्तराखंड विधानसभा ने जब सबसे कम उम्र के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने थे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी। दूसरा इतिहास तब रचा था हमारे उत्तराखंड विधानसभा ने जब यशपाल आर्य जी अनुसूचित समाज से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और आज तीसरा इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा के में पहली बार जो है महिला अध्यक्ष बनी है और मैं अपनी ओर से और आपकी ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
देखिए, मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार इतिहास रचने का काम किया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां हमारे पास में 47 सीटें आई, तो उसी का आशीर्वाद का प्रतिफल है कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रितु खंडूरी जी को जो है आज निर्वाचित किया। हम सब लोग प्रस्तावों को समर्थक के रूप में उनका बहुत बधाई देती हूँ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।